Okay, so last time we had completed definition of the term research. What do you mean by research? There are two. रिसर्च के दो मतलब होते हैं। एक मतलब वहां रिसर्च चल रहा है, और एक मैं रिसर्च कर रहा हूं। तो वन इज अ सॉर्ट ऑफ वर्ब टाइप एंड वन इज सॉर्ट ऑफ नाउन टाइप। तो वहां रिसर्च चल रहा है, जनरल रिसर्च। वेर एज मैं रिसर्च कर रहा हूं, तो मतलब तुम क्या कर रहे हो। तो द डेफिनेशन ऑफ व्हाट आई एम डूइंग इज, first is I am doing an organized search for knowledge. This I had explained last time. What do you mean by organized is, you have a plan, you have an objective, you are not researching जो मिला उस पे नहीं कर रहे। you have a base, you have a question, you have a way। आप कौन से डायरेक्शन में जाने वाले हैं। अगर आप डायबिटीज की टेस्ट करने वाले हैं तो कौन सी टेस्ट करने वाले हैं, कितने लेवल के लोग लेने वाले हैं। सो यू हैव अ ऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ डूइंग थिंग्स। अगर आप लिटरेरी रिसर्च करने वाले हैं, मतलब किसी बुक पे, जैसे आप ये देखने वाले हैं कि अग्नि अग्नि अलग अलग आचार्यों ने अग्नि के गुण क्या क्या बताए, या कफ के गुण क्या क्या बताए। तो सिंपल है, आप कौन कौन से बुक्स लेने वाले हैं, कौन कौन से स्थान लेने वाले हैं, कितने गहराई तक टीका पढ़ने वाले हैं कि नहीं पढ़ने वाले। तो ऑल दिस इज सॉर्ट ऑफ ऑर्गेनाइज सर्च फॉर नॉलेज। साइंटिफिक मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज अगेन मोर इनटू क्लिनिकल रिसर्च। जब क्लिनिकल रिसर्च का ये ज्यादा आता है, व्हेन वी आर मोर इनटू क्लिनिकल रिसर्च, तब ये साइंटिफिक मेथड आता है कि पेशेंट कैसे लेंगे, पेशेंट में क्या सिम्टम होंगे तो लेंगे, अनकंट्रोल्ड शुगर होगा तो लेंगे क्या, कम शुगर होगा तो लेंगे क्या, कौन से रेंज से कौन से रेंज में लेंगे, कितने पेशेंट लेंगे, कौन सी साइंटिफिक स्टैटिस्टिकल टेस्ट यूज करेंगे। all these are into scientific methods of investigation, wherein you are not only organized, but you have a you have a edge, or you have a defined point at every step, कि मैं यहां से यहां तक लूंगा, 30 से 45 साल के बच्चे व्यक्ति लूंगा, उसमें भी वही व्यक्ति लूंगा जो 120 से 280 शुगर जिनकी हो, फास्टिंग। फिर उनको मैं 15 दिन तक फॉलो करूंगा। 15 दिन तक फॉलो करके मैं उनको 15 दिन के लिए हल्दी और आंवला का चूर्ण दे दूंगा। तो ये सब, दिस इज अ प्योर साइंटिफिक मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इन विच यू आर नॉट ओनली ऑर्गेनाइज्ड, बट यू हैव अ पर्टिकुलर पॉइंट टू स्टार्ट एंड स्टॉप एट एवरी प्लेस। प्रोसेस ऑफ डिस्कवरिंग न्यू इंफॉर्मेशन, जैसे मैं नैनो टेक्नोलॉजी पे रिसर्च कर रहा हूँ, तो नैनो टेक्नोलॉजी में जो नैनो पार्टिकल्स हैं, वेदर दे एग्रीगेट टुगेदर, वेदर दे रिपेल टुगेदर, ये सब चीजें जो हैं, दैट इज डिस्कवरिंग न्यू इन्फॉर्मेशन। आयुर्वेद में देखोगे तो कोई नया झाड़ मिला है, तो वो नया झाड़ जो है, आई एम गोइंग टू सी वेदर इट इज कफ शामक है या वात शामक है, क्या है, या फिर ब्लड प्रेशर कम करता है या नहीं कम करता, मूत्र बढ़ाता है या नहीं बढ़ाता, वॉट एवर न्यू इन्फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू थिंग इज डन इन रिसर्च। अल्टीमेट गोल इज टू फाइंड द ट्रूथ। अल्टीमेट गोल इज टू फाइंड द ट्रूथ, सत्य की शोध। और इसीलिए रिसर्चर को सत्यान्वेषी बोलते हैं, सत्यान्वेषी, अन्वेषक या सत्यान्वेषी, क्योंकि रिसर्च का बेसिक एम यह है सत्य को उजागर करना, टू लेट आउट द ट्रूथ बिहाइंड द एक्सपेरिमेंट एक्सपीरियंस और द एक्सपेरिमेंट। सो रिसर्च इज समिंग अप ऑल दीज, ऊपर के चारों पॉइंट्स को मैंने सम कर दिया यहां पर। रिसर्च इज अ सिस्टमेटिक, कंट्रोल्ड, empirical and critical investigation of a hypothesis. Systematic means scientific, controlled means organized, empirical means usually from the place where somebody has left off. Empirical मतलब यहां तक आए हैं लोग मुझे लेके, यहां से आगे मुझे जाना है। सो empirical is something which is usually followed, which is usually followed। मतलब मैं कोई तीसरे रास्ते पे रिसर्च नहीं करने वाला, मैं ऐसी जगह से चालू करूंगा जहां तक लोग ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। सो इट इज एम्पिरिकल एंड इट इज क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ अ हाइपोथेसिस। क्रिटिकल मतलब एकदम बारकाई से, बहुत ही क्या कहते हैं उसको, मतलब डिटेल में, एवरीथिंग हैज टू बी टेकन केयर, बहुत ही बारीकी से।
बारीकी से जब आप इन्वेस्टिगेशन करोगे कोई हाइपोथेसिस का, व्हाट इज अ हाइपोथेसिस? हाइपोथेसिस का मतलब कोई ऐसा विचार या कोई ऐसी विचारधारा या कोई ऐसी धारणा जो आपको सही लग रही हो। कोई ऐसा विचार, कोई ऐसी विचारधारा या कोई ऐसी धारणा जो आपको सही लग रही हो, उस पे बारीकी से साइंटिफिक नेचर से, ऑर्गेनाइज्ड वे से, जहां तक लोग आए हैं वहां से आगे जब हम खोज करते हैं तो उसे रिसर्च कहते हैं। ठीक है। सो व्हाट आर द एम्स ऑफ रिसर्च? द एम्स, फर्स्ट एंड प्राइमरी मोस्ट एम फॉर रिसर्च इज टू डिस्कवर न्यू नॉलेज। क्योंकि भले उसको रिसर्च बोला है, बट वॉट एवर यू आर फाइंडिंग इट न्यू। वी आर नॉट फाइंडिंग ओल्ड नॉलेज अगेन। हम फिर से जो किसी ने ढूंढा है उसको वापस से ढूंढने का काम नहीं कर रहे। अब गैलीलियो ने ढूंढ लिया कि द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, ये झूठ है। एक्चुअली द अर्थ रोटेट्स अराउंड इट्स एक्सिस, जिसके वजह से सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट और सेट्स इन द वेस्ट। ये गैलीलियो ने ढूंढा हुआ है कि भाई ये पृथ्वी के खुद के एक्सिस पे जो रोटेशन होता है उसके वजह से हमको ऐसा लगता है कि सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। अब गैलीलियो को होके हो गए 800 साल। तो चलो भाई हम आज ढूंढते हैं कि आज भी क्या ये सही है कि पृथ्वी गोल घूम रही है, इसीलिए सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट है। तो दिस इज नॉट समथिंग विच इज न्यू, एवरीबडी नोज इट, एवरीबडी हैज प्रूव्ड इट। इतना साल, 800 साल जिसको डिसअप्रूव नहीं किया, so that is not new knowledge. What you are doing is, if you are doing again an experiment, you are doing it to validate. You are not searching for new knowledge. आप पुराना जो भी फैक्ट पता है उसको वैलिडेट कर रहे हैं। वैलिडेट कि भाई ये आदमी गुस्से वाला है, ये मुझे पता है, चल इसको मैं चूटी काट के देखता हूँ क्या ये वापस गुस्सा करता है। तो यू आर वैलिडेटिंग वेदर ही इज रियली एंग्री। ये बच्चा होशियार है, चलो एक प्रीलिम लेके देखते हैं कि क्या ये अच्छे मार्क लाता है। यू आर वैलिडेटिंग, यू ऑलरेडी हैव नॉलेज, यू आर वैलिडेटिंग। न्यू नॉलेज इज मीन्स what न्यू नॉलेज मीन्स इज यू डोंट हैव एनी नॉलेज ऑन द सब्जेक्ट एंड यू आर द फर्स्ट पर्सन टू आइडेंटिफाई और द फर्स्ट पर्सन टू डिटेल और एक्सप्लेन द नॉलेज विच यू हैव फाउंड। So the basic aim of research is to discover new knowledge. The second aim is to validate old knowledge. Validate old knowledge. Okay, अब validate old knowledge का ये एक एग्जांपल बताता हूँ। जब गेहूं को आयुर्वेद ने सदा पथ्यकर माना है, लघु माना है, गोधूम को माना है ना, सदा पथ्यकर भी माना है और लघु भी माना है। लेकिन उस जमाने में आज से 6-8 हजार साल पहले मिलने वाला गेहूं और आज मिलने वाला गेहूं, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। आज का गेहूं बहुत साल तक हाइब्रिडाइजेशन हो गया है। उस जमाने में जो गेहूं मिलता था शायद अलग वैरायटी का था, आज जमाने में गेहूं मिलता है वो अलग वैरायटी का है। द जीनस में बी द सेम बट द स्पीशीज इज डिफरेंट, इट हैज हाइब्रिडाइज्ड। और भी कुछ कुछ जेनेटिक वेनेटिक क्या क्या, इट हैज क्रॉस फर्टिलाइज्ड। तो क्या क्या, इट हैज ऑल्सो इवॉल्व्ड इन ऑल दीज 8,000 years. तो नाउ आई वांट टू सी वेदर गेहूं जो भी आयुर्वेद ने बोला है, जो सदा पथ्यकर है, जो लघु है, क्या आज का जो दिया हुआ या आज का गेहूं जो मिलता है क्या वो सदा पथ्यकर है या वो लघु है? तो आई एम ट्राइंग टू वैलिडेट ओल्ड नॉलेज। आई एम ट्राइंग टू वैलिडेट ओल्ड नॉलेज कि क्या आज की तारीख में भी चीजें वैसी ही हैं जैसे पुराने जमाने में बताई गई थी या कुछ बदल गई। टू कोरिलेट टू नॉलेजेस, दैट इज व्हाट वी हैव बीन डूइंग ऑल 3 years ऑफ बीएमएस। बीएमएस के 3 साल हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ कोरिलेशन किया कि ज्वर मतलब फीवर, ओके, रक्त पित्त मतलब ब्लीडिंग डिसऑर्डर, वात रक्त मतलब गाउट, षंडी योनि मतलब इनफर्टिलिटी, अरजस का योनि मतलब
या तो मेनोपॉज हो गया या मेनार्क पे पहले या व्हाटएवर। तो what we have been doing is we have been trying to correlate two streams of knowledge, two sources of knowledge which are available. We are trying to correlate. So एम्स ऑफ रिसर्च तो ये है ही, साथ ही साथ मेडिकल रिसर्च का एम ये है टू हेल्प मैनकाइंड टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ, टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ। वी मे नॉट इंक्रीज द लाइफ स्पैन, हम किसी का आयुष्य नहीं बढ़ा सकते, आयु नहीं बढ़ा सकते, लेकिन हम उसकी आयु ज्यादा खूबसूरत, ज्यादा लुभावनी, ज्यादा सुखकारक कर सकते हैं। We can make it easy, we can make it beautiful, and we can make it livable, comfortable. So to improve the quality of life, most of the medical research is done कि डायबिटीज से कम साइड इफेक्ट हो, कम से कम उपद्रव हो, कॉम्प्लिकेशंस कम से कम हो, शुगर कंट्रोल में रहे। सो ऑल दिस इज नथिंग बट टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो अब इतना सब है मेडिकल रिसर्च से रिलेटेड। सो देन व्हाई वी आर डूइंग रिसर्च इन आयुर्वेदा? आयुर्वेदा में रिसर्च की क्या जरूरत है? आयुर्वेद तो 8000 साल पुराना शास्त्र है, इतने सालों के ऑब्जर्वेशनल स्टडीज से बनाया गया है, इतने सारे आप्तों ने बताया है। आप्त का वर्णन अगर आपको याद है तो रजस तमोभ्याम निर्मुक्ता तपो ज्ञान बले ने, ये वाला जो श्लोक है बड़ा, ये शाम त्रिकालम अमलम ज्ञानम अव्याहतम सदा। तो अगर सभी सच बोलने वाले लोगों ने आयुर्वेद लिखा है, बोला है, बनाया है, तो फिर हमको इसमें रिसर्च करने का क्या जरूरत है? वाई डू वी नीड टू डू अ रिसर्च इन आयुर्वेद? आयुर्वेद तो शाश्वत है, बदलने वाला नहीं है। फर्स्ट इज टू इन्वेस्टिगेट बेसिक प्रिंसिपल्स। आयुर्वेद जिस बेसिक प्रिंसिपल्स पे चल रहा है, जैसे गोधूम सदा पथ्यकर होना इज अ सिद्धांत, या पटोल जो है वो सदा पथ्यकर होना, या फिर गर्भिणी परिचर्या करना, या फिर जो प्रसव वाली स्त्री है उसको अंधेरे वाले एक रूम में रखने से बहुत फायदा होता है। सो दीज आर सम ऑफ द basic principles which have been thought over for a long time. तो क्या आज की तारीख में ये बेसिक प्रिंसिपल्स आर ट्रू? क्या आज की तारीख में भी हम जब हॉस्पिटल में डिलीवरी करते हैं तो वेदर इट इज रियली गुड टू कीप द फीमेल इन द हॉस्पिटल, और वेदर आफ्टर डिलीवरी, और वेदर इट इज गुड टू कीप द फीमेल इन अ क्लोज्ड रूम, क्लोज्ड डार्क रूम, जहां पर 24 घंटा धूप चालू है, कोई पंखा नहीं है और देखने को नहीं है, और बहुत ही लघु खाना दिया जाता है, पेट को बांध के रखा जाता है। तो विच वन इज बेटर? वेदर व्हाट वी आर फॉलोइंग टुडे इज मोर बेटर, और इट हैज एनी issues related to it, or whatever was told at that time to be followed, was that better, and are there any current issues related to it, or there is a third way, which can incorporate something good from one place and something good from the other place. तो दिस इज व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन आयुर्वेदा। पिछले साल भी मैंने जब आपको पढ़ाया तो मैंने एक ही चीज आपको बार बार बोला है कि द प्रॉब्लम विद आयुर्वेदा इज नो बडी वॉन्ट्स टू वैलिडेट इट, रीवैलिडेट इट। आयुर्वेद के प्रिंसिपल्स को आज के शैली में, आज के लाइफस्टाइल में ढालना कोई नहीं चाहता, और इसीलिए संस्कर्ता कुरुते तंत्रम पुराणे च पुनर्नवम, जो संस्कर्ता है ग्रंथ का, वो पुराने ग्रंथ को आज के लाइफस्टाइल में, आज के कल्चर में ढाल देता है, ढल देता है। तो वो इशू है कि अभी भी आयुर्वेद के जो भी ग्रंथ हैं या जो भी ज्ञान है उसको मॉडर्न लाइफस्टाइल या मॉडर्न लिविंग के हिसाब से वैलिडेट नहीं किया हुआ, चेंज नहीं किया हुआ। तो फर्स्ट इज टू इन्वेस्टिगेट द बेसिक प्रिंसिपल, सेकंड इज टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन टू एस्पेक्ट्स, to study the relationship between two aspects. Now what do you mean by studying a relationship between two aspects? आपको एक चीज पता है, फॉर एग्जाम्पल लेट अस टेक द केस ऑफ डायबिटीज अगेन, और कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है।
कोलेस्ट्रॉल किसी मतलब ऐसा हमको पता है कि जिस जिस आदमी का कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है या ट्राइग्लिसराइड ज्यादा है उसमें हमको ब्लड प्रेशर मिलता है। तो व्हाट वी वांट टू सी इज वेदर कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, या कोई कोई ऐसे भी है जिनका कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है और ब्लड प्रेशर बिल्कुल भी नहीं है। So what we are going to check is the correlation between two variables. We are going to check the correlation between two variables or the relationship between two aspects, whether they are 100% correlated, हर बार जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो बीपी बढ़ेगा, whether they are 50% को मतलब strong correlation, माइल्ड कोरिलेशन। माइल्ड कोरिलेशन मतलब हाँ किसी किसी में ऐसा देखने को मिलता है कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाने के बाद ही उसका बीपी बढ़ता है, या थोड़ा भी वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया तो बीपी में फ्लक्चुएशन ज्यादा होता है, दैट इज माइल्ड कोरिलेशन। स्ट्रॉन्ग मतलब हर बार कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो बीपी बढ़ेगा ही, हर पेशेंट में जिसमें कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है उसमें बीपी बढ़ा हुआ मिलता है, स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन। देन माई नो कोरिलेशन कि कोलेस्ट्रॉल और बीपी का कोई संबंध नहीं है। ऐसे कितने लोग हैं जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है लेकिन बीपी नहीं है, ऐसे कितने लोग हैं जिनका बीपी बढ़ा हुआ है लेकिन कोलेस्ट्रॉल नहीं है। तो कोलेस्ट्रॉल और बीपी का कोई कोरिलेशन समझ में नहीं आता, दे जस्ट आर टू डिफरेंट एट्रीब्यूट्स विदाउट एनी सिग्निफिकेंट इंटर रिलेशनशिप। दो अलग दो अलग पायदान है या दो अलग एस्पेक्ट्स हैं, दो अलग वेरिएबल्स हैं जिनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। हाँ कुछ पेशेंट्स में दोनों बढ़े हुए मिल सकते हैं बट रिलेशन कुछ नहीं। So this is the study of relationship between two aspects. Then we are here to establish the management of a disease, how we are going to treat the disease. चरक के चिकित्सा सूत्र जितने हैं, चरक के चिकित्सा सूत्र जितने हैं, ऑल रिलेट टू मैनेजमेंट ऑफ अ डिसीज। मैनेजमेंट ऑफ अ डिसीज जब वो बोलते हैं पक्षाघाते विरेचनम चरके तमकेतु विरेचने, या फिर ज्वर में बोलते हैं कि लंगनम द्विपनम स्वेदो का लंगनम द्विपनम कालो यवागु तिक्तको रसः पाचनानि विपक्वानाम दोषाणाम तरुणे ज्वरे। सो व्हाट आर दीज आर ways to manage a disease. Now you are going to establish them. Establish. No. Even today, Langan when given to a patient of Jwar reduces. So that we are going to establish. To develop new tools to improve the science. Now these new tools are usually statistical tools. We do have research tools also, like different sorts of studies, different types of studies, different ways of writing a protocol, different ways of putting up a hypothesis, which we will discuss in coming lecture. But most of the tools to improve the science is by way of statistics. जैसे यहाँ एक बहुत फनी सा चीज याद आता है, जब तक मैं ये फनी चीज बोलूं, व्हाट यू ऑल कैन डू इज यू ऑल गो एंड गिव द अटेंडेंस। माइक चालू, अपना स्पीकर चालू रखना ताकि आप ये सुन सको। यहाँ एक बहुत फनी चीज याद आती है कि एक आदमी दूसरे आदमी से मिला, बोला अच्छा तू केस जीत गया? बोला हाँ मैं केस जीत गया। वो कैसे? वो कुछ नहीं, केस जीतने के लिए बोला दो ही टाइप के वकील चाहिए, या तो ऐसा वकील चाहिए जिसको मतलब ये लॉ का अच्छा नॉलेज हो, द your advocate should be such that he knows the law very nicely, or the advocate should be such that he knows the judge very nicely. So similar is a case with research. It is said that if you want to prove that a drug acts on a particular disease, you should either have a very good drug or you should have a very good statistician. ठीक है, जैसे ट्वीक करके हम कोर्ट के केसेस एक जगह से दूसरी जगह, देखो सलमान खान अभी भी बाहर है, तो जैसे एक तरफ से दूसरी तरफ हम झुका सकते हैं जजमेंट्स को, वैसे ही हम अगर हमारा स्टैटिस्टिशियन नॉलेजेबल है तो हम चीजों को
थोड़ा बहुत पॉजिटिव नेगेटिव से पॉजिटिव पर भी झुका सकते हैं, बिकॉज एवरीथिंग हियर डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द टेस्ट यूज्ड फॉर स्टैटिस्टिक्स. नेक्स्ट इज to frame statistical and observatory methods which can be used. So observatory methods, अब मुझे ये जानना है कि कितने शादीशुदा स्त्रियों के दो बच्चे या कितने शादीशुदा स्त्रियों के बच्चे हैं. मैं एक पार्टी में गया, पार्टी में मैंने देखा कि 50 स्त्रियां हैं. सो नाउ आई हैव टू फाइंड आउट दैट कितने शादीशुदा स्त्रियों के बच्चे हैं. तो मैं जाके एक स्त्री से बोलता हूँ, नमस्ते मैडम, मैं फला जगह से आया हूँ, मैं रिसर्च कर रहा हूँ और आई वुड लाइक टू आस्क यू समथिंग. तो वो बोली हाँ सर पूछिए. तो मैंने उनको पूछा कि आपकी शादी हो गई? तो उसने कहा नहीं, मेरी शादी नहीं हुई. फिर मैंने सेकंड सवाल पूछा, अच्छा तो आपके बच्चे कितने हैं? तो दिस इज अ रॉन्ग मेथड ऑफ आस्किंग, दिस इज अ रॉन्ग मेथड ऑफ आस्किंग. फिर उसने मुझे एक झापड़ लगाई. फिर मैं दूसरे लेडी के पास गया, वहां मैंने पूछा कि मैडम आपके बच्चे कितने हैं? तो उसने बोला दो बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की. फिर मैंने उसको पूछा अच्छा आपकी शादी हो गई? तो दिस इज अगेन अ रॉन्ग मेथड ऑफ आस्किंग. सो योर मेथड्स फॉर रिसर्च शुड बी properly planned. How you are going to write? The first question first is you are going to define the sample. कि इस पार्टी में आए हुए लेडीज इज माई सैंपल. देन you are going to put up a inclusion criteria. You are going to put up a inclusion criteria that I will take only those females who are married. और फिर उनको मैं एक ही सवाल पूछूंगा कि आपके कितने बच्चे हैं. So my methods of observation or my methods of research or my methods of questioning are properly framed. So research in Ayurveda, because Ayurveda is more of what it is, more of objective way. जैसे मैं जाके देखता हूँ किसी के आंख, तो मुझे वो सफेद लगती है, श्वेत, तो मैं बोलता हूँ ये कफज डिसीज है. कोई दूसरा जाके देखता है, बोलता है नहीं नहीं येलो स्टिंज है, तो पित्तज डिसीज है. कोई दूसरा जाके देखता है, बोलता है अरे रेडिश है, वो तो मतलब पित्तज रक्तज भी है उसमें. तो बिकॉज ऑल दीज थिंग्स आर ऑब्जर्वेटरी. what methods are required in research is actually not subjective but objective methods. अब मैंने जाके गिना किसी पेशेंट के, इसको 10 उंगली है, तो दूसरा जाके गिन के ये थोड़ी बोलेगा कि इसको 11 उंगली है, तो 10 ही बोलेगा. तो वी शुड हैव मेथड्स इन विच the total research is done in a subjective manner. So that is why it is important that we frame proper methods for doing research in Ayurveda. Again, because most of our things are subjective in nature, हम देखो आज की तारीख में हम एलोपैथी में जब रिसर्च करते हैं तो व्हाट वी कैन डू कि कोलेस्ट्रॉल कितना बढ़ा है, शुगर कितना बढ़ा है, वी गेट नंबर्स. What we get in Ayurveda we get that वात बढ़ा है ये नहीं बढ़ा, we get yes or no answers. So it is easy to work in numbers when we are working in statistics, but when we are working with yes and no answers, it is difficult to work. Yes and no answers mean there are only two options, yes and no. So it is difficult to put up a statistical test, उसका स्टैटिस्टिकली ये करना. और ऊपर से उसमें क्या है, दैट यस एंड नो इज सब्जेक्टिव, इट इज नॉट ऑब्जेक्टिव. सब यस नहीं बोलेंगे, सब नो नहीं बोलेंगे. सो इट इज अगेन सब्जेक्टिव नॉट ऑब्जेक्टिव. अगर किसी ने ये देखा है, एक किस्सा सुनाता हूँ फिर नया मीटिंग चालू करते हैं. एक जुमानजी 3 नाम का मूवी देखा है. तो उसमें वो जो जुमानजी में वो लोग अपना अपना शरीर बदल देते हैं वो लोग. तो जब वो शरीर उनको वापस मिल जाता है तो वो पहला वाला क्या बोलता है कि आई एम फीलिंग बेटर, आई एम नॉट फीलिंग एज मच पेन एज यू आर शोइंग. मतलब जो उसके शरीर में था थोड़े समय पहले, वो जितना दर्द बता रहा था उतना दर्द मुझे नहीं हो रहा.
तो दिस इज अगेन अ सब्जेक्टिव एस्पेक्ट, एंड सब्जेक्टिव चीजों को प्रूव स्टैटिस्टिकली करना बहुत डिफिकल्ट है. सो द बेसिक एम ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेद इज टू frame proper statistical and research methods which can be used ahead. So what are the fields in which you can do Ayurvedic research? Now I have tried to enumerate some fields. मैंने कुछ ही fields के नाम लिखे हैं यहाँ पर. Let we start with a new meeting because new meeting ये हो जाएगी.